स्टूडेंट्स, दिवाली खत्म, न्यू ईयर खत्म, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज से पढ़ाना शुरू। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दो थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखे थे। पहला था मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर अ गुड एवरेज। गुड एवरेज मतलब સારી સરેરાશ। સરેરાશની જરૂરિયાતો કઈ કઈ છે? રિક્વિજીસ જરૂરિયાતો। સ્ટેટ ધ રિક્વિજીસ ઓફ એન આઈડિયલ, ગુડ ઓર સેટિસ્ફેક્ટરી એવરેજ। આઈડિયલ मतलब આદર્શ સરેરાશના ગુણધર્મો જણાવો। એવરેજ और व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एवरेज टू पोजेस इज। एक एवरेज के अंदर कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेटिस्फैक्टरी रहे इसलिए कौन सा क्राइटेरिया है, कौन से पॉइंट्स चेकआउट करना है। और व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। सारी सरेराशना जरूरी लक्षणों कया कया छे एना विषे डिस्कशन करवानुं छे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर आपको नंबर के साथ याद रखना है। जो सीक्वेंस में मैंने नंबर्स लिखे हैं वही सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर अ गुड एवरेज। सारी सरेराशनी जरूरियातो कई कई छे। रिक्विजिट्स जरूरियातो, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ गुड एवरेज। गुड एवरेज सारी सरेराश। सारी सरेराशनी जरूरियातो कई कई छे। आइडियल एवरेज आदर्श सरेराश। आइडियल एवरेज आदर्श सरेराश। आदर्श सरेराशना गुणधर्मो या आदर्श सरेराशनी जरूरियातो कई कई छे एना विषे डिस्कशन करवानुं छे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट टाइम, ठीक है। देखो वन बाय वन देखते हैं। An ideal average should possesses the following properties। एक आइडियल एवरेज ની અંદર એક આદર્શ સરેરાશમાં નીચે મુજબના લક્ષણો હોવા જોઈએ। मैंने बोला आपको नंबर के साथ याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आगे भी इसका यूज होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड। रिगिडली डिफाइंड व्याख्या स्पष्ट અને ચોક્કસ હોવી જોઈએ। इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड, उसकी डेफिनेशन स्पष्ट होना चाहिए, चौक्कस होना चाहिए। जैसे मीन का डेफिनेशन है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको क्या बोलेंगे आप, मीन। लेकिन मीडियन का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं। क्या? बिकॉज मीडियन के अंदर हम क्या लिखते हैं, when all the observations are arranged in ascending or descending order, median is the observation which is in the middle of the data। डेटा के मिडल में होगा। अच्छा चलो 1 2 3 4 5 है तो हमको पता है 3 बीच में आ रहा तो 3 उसका मीडियन होगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन सबको दिए हुए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो अब बीच में दो ऑब्जर्वेशन है, 3 भी है 4 भी है। 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी है 4 भी है, दो ऑब्जर्वेशन बीच में मिलेंगे तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो वहां उसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है। जैसे मोड में होता है, कभी कभी एक मोड मिलता है, कभी कभी एक से ज्यादा 2 मोड मिलते हैं, या कभी मोड मिलता ही नहीं है।
इसलिए आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? आदर्श सरेराशનું માપ કોને કહેવાય? तो जिसका डेफिनेशन कैसा होगा? क्लियर होगा, सर्टेन होगा, चौकस होगा, उसको बोलते हैं रिगिडली डिफाइंड। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड, यानी व्याख्या स्पष्ट और चौकस होवी જોઈએ, जैसे कि मीन का डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझવામાં સરળ હોવું જોઈએ। मेजर कैसा होना चाहिए? इजीली अंडरस्टैंड, સહેલાઈથી આપણે સમજી શકીએ એવું હોવું જોઈએ। मीन का डेफिनेशन इजीली समझ सकते हैं हम कि भाई सभी ऑब्जर्वेशंस का समेशन करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो। ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन इजी नहीं है, वहां nth रूट निकालना पड़ता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट मतलब गुणाकार करके उसका n मा रूट निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे, तो उससे ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में इजी नहीं है, लेकिन मीन इज इजी टू अंडरस्टैंड। मीन कैसा है? इजीली अंडरस्टैंड, સહેલાઈથી સમજી શકાય એવું હોવું જોઈએ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू कॉम्प्यूट। गणतरी સહેલી હોવી જોઈએ, સિમ્પલ ટુ કોમ્પ્યુટ, ગણતરી સહેલી હોવી જોઈએ। अभी देखो HM का कैलकुलेशन है तो क्या करना है? जितने ऑब्जर्वेशंस दिए है वो ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल 5 ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर लिखेंगे हम 5, डिवाइड बाय करेंगे 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, सबका समेशन। तो HM इज नॉट इजी टू कैलकुलेट या इजी टू कंप्यूट। ज्योमेट्रिक मीन है, 5 ऑब्जर्वेशंस दिए, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका फिफ्थ रूट निकालेंगे। तो फिफ्थ रूट निकालना इजी नहीं है, कैलसी से हम निकाल ही नहीं सकते। 2 नंबर्स दिए तो सेकंड रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 नंबर्स दिए, 4 संख्याओं આપેલી છે तो स्क्वायर रूट को 2 बार पुश करेंगे। 8th रूट दिया है तो स्क्वायर रूट को 3 टाइम्स पुश करेंगे। लेकिन 5th रूट है, 6th रूट है, 7th रूट है, तो उसके लिए फिर हमको लॉग एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। इसीलिए आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? तो जिसका कैलकुलेशन सिंपल होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, उसका कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। इट शुड बी बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा, માહિતીના બધા અવલોકનો પર આધારિત હોવું જોઈએ। It should be based upon all the observations in data, डेटा के सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 दिया है तो 1 से 5 तक का समेशन और डिवाइड बाय 5, तो सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज किया। 1 2 3 4 5 दिया है, मीडियन फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि 5 + 1 6, 6 by 2 is 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 3, तो वहां एक ही ऑब्जर्वेशन का यूज हुआ। मोड के अंदर भी एक ऑब्जर्वेशन का यूज होता है या एक से ज्यादा 2 ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज नहीं होता है। तो आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा? इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट में
it should be easy to compute या simple to compute. Fourth point, it should be based upon all observation in the data. सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस होना चाहिए, आधारित होવું જોઈએ. नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. બાહ્યિક ક્રિયાઓ માટે અનુકૂળ હોવું જોઈએ. केपेबल का सक्षम होगा. It should be capable of further mathematical treatment. बेसिक क्रियाओं માટે अनुकूल होવું જોઈએ. जैसे कि हमने मीन फाइंड किया, दो अलग अलग फैक्ट्री है, उसका मीन फाइंड किया, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी. तो मीन फाइंड करने के बाद उसके ऊपर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसका एवरेज वेजेस ज्यादा है. फिर उसके बाद उसका कंबाइंड मीन भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई दोनों फैक्ट्री के वर्कर्स को हम टेकन टुगेदर एक साथ में लेते हैं तो क्या एवरेज वेजेस मिलेगा. तो हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट बेसिक क्रियाओं માટે इट इज कैपेबल, मीन कैपेबल है, उससे हम क्या कर सकते हैं तो આગળની ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ કરી શકીએ છીએ. जैसे मीन से कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे, मीन से आगे जाके स्क्यूनेस फाइंड करेंगे, मीन से आगे जाके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, मीन से आगे जाके मीन डेविएशन फाइंड करेंगे. ठीक है, तो बेसिक क्रियाओं માટે अनुकूल होવું જોઈએ, सक्षम होવું જોઈએ. चलो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला है नंबर के साथ याद रखना ये क्वेश्चन का आंसर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड. सेकंड पॉइंट इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट इट शुड बी बोलो सिंपल टू कंप्यूट. फोर्थ पॉइंट इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा. Fifth point, it should be capable of further mathematical treatment. ठीक है. Next point number 6, it should be least affected. Least એટલે minimum, ઓછામાં ઓછું. It should be least affected by extreme values. Extreme values आगे भी बताया था मैंने, સૌથી મોટી અને સૌથી નાની કિંમત. સૌથી મોટી અને સૌથી નાની કિંમતોની ઓછામાં ઓછી ઇફેક્ટ થવી જોઈએ. तो ऐसा किसमें होता है, मीडियन में मैंने बताया था. एक्सट्रीम वैल्यूज हम बदल देंगे, पहले वाला और लास्ट वाला, सबसे कम वाला सबसे ज्यादा वाला वैल्यूज बदल देंगे तो मीन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन मीडियन का वैल्यू सेम रहेगा. याद है ना. तो ये एक मीन का डीमेरिट है, बाकी सब मीन के मेरिट्स है. ठीक है, तो ये याद रखना. 6 पॉइंट, it should be least affected by extreme values. extreme values की कम से कम इफेक्ट होना चाहिए, ઓછામાં ઓછી અસર થવી જોઈએ. તો એને આઈડિયલ મેઝર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી કહેવાય. આઈડિયલ મેઝર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી આદર્શ મધ્યવર્તી સ્થિતિનું માપ કઈ કઈ શરતોના આધારે કહેવાય, એ શરતો આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે, એ જરૂરિયાતો રિક્વિઝિટ્સ જોઈ રહ્યા છે. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट फिर से बोलते हैं, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड. सेकंड पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूं, हर पॉइंट के बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्यों कि आपको याद हो जाए और याद रखना ही है ये क्वेश्चन किसी भी तरह से. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेरे साथ बोलो, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड. सेकंड पॉइंट इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट. फोर्थ पॉइंट इट शुड बी बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डेटा. फिफ्थ पॉइंट it should be capable of further mathematical treatment. 6 point जो कि मेरिट नहीं है, डीमेरिट है मीन का. 6 point it should be least affected by extreme values. extreme values સૌથી મોટી અને સૌથી નાની કિંમત, least affected ઓછામાં ઓછી અસર થવી જોઈએ. and 7th point it should be
લીસ્ટ અફેક્ટેડ, લીસ્ટ કા તો ઉપર આ ગયા, ઓછામાં ઓછી અસર થવી જોઈએ બાય ફ્લક્ચ્યુએશન ઓફ સેમ્પલિંગ, मतलब નિદર્શન વધઘટ. सैम्पलिंग के जो फ्लक्चुएशन है, निदर्शन ની જે વધઘટ થાય છે. अब ये सैम्पलिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल 100 ऑब्जर्वेशन है टोटल, 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से मैं 10 सिलेक्ट करता हूं, तो ये 100 का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे पॉपुलेशन, समष्टि. और 100 में से मैंने 10 सिलेक्ट किए, तो ये 10 का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? सैंपल, निदर्श. तो ये जो सैम्पलिंग का फ्लक्चुएशन है उसके मिनिमम इफेक्ट होनी चाहिए. लिस्ट अफेक्टेड, लिस्ट એટલે ઓછામાં ઓછી, મિનિમમ અસર થવી જોઈએ. सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, निदर्शनની વધઘટ. निदर्श क्या है वो मैंने आपको बताया. ठीक है, 100 में से 10 सिलेक्ट किए, तो ये 10 सिलेक्ट करने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. तो ये जो सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन है उसके मिनिमम इफेक्ट होना चाहिए. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट पॉइंट क्या था? और पहले तो क्वेश्चन याद रखो, what are the requisites of an ideal average, या what are the requisites of good average, या what are the requisites of satisfactory average. यहाँ मैंने दो वर्ड तो लिखे हैं, गुड एवरेज, आइडियल एवरेज. थर्ड वर्ड है सेटिस्फैक्टरी एवरेज. सेटिस्फैक्टरी एवरेज, गुड एवरेज या आइडियल एवरेज की कौन सी रिक्विजिज है? तो 7 रिक्विजिज है. फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड. सेकंड पॉइंट, it should be easy to understand. Third point, it should be simple to compute. Fourth point, it should be based upon all observations in data. Fifth point, it should be capable of further mathematical treatment. Sixth point, it should be least affected by extreme values. And seventh point, it should be least affected by fluctuation in sampling. ठीक है बेटा, तो ये 7 पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूं. नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया पहले सेगमेंट में. ठीक है, उसमें था रिक्विजिज ऑफ गुड एवरेज, रिक्विजिज ऑफ एन आइडियल एवरेज. तो मैंने आपको बताया 7 पॉइंट्स आपको नंबर के साथ याद रखना पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट किया, तो पहले दिन बता दिया था. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेज. वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेज कौन सी है वो हमको लिखना था. तो वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेज के अंदर पहला टाइटल था मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा टाइटल था पोजिशनल एवरेज. तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जिसमें सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, वो मैथमेटिकल एवरेज. देन पोजिशनल एवरेज के अंदर मीडियन एंड मोड. उसके बाद पार्टीशन वैल्यूज, तो पार्टीशन वैल्यूज में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. तो ये वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, हमने पहले दिन बुक के अंदर लिखा होगा, इसलिए फिर से नहीं बता रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन पहले करा दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हो गया है, अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन. ये भी फर्स्ट डे हमने किया था. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6 इज मोस्ट आईएमपी. क्वेश्चन 6 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन. ये हमने बुक में ऑलरेडी लिख दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, और जिसके सम्स भी बहुत सारे हमने देखे. ठीक है, करेक्ट, इनकरेक्ट वाला, कंबाइंड मीन वाला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, वो दो के बीच का रिलेशनशिप. मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन ये हमने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर देख लिया है, आज फिर से नहीं देखेंगे. आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन. मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना है. मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने आपको बताया था कि ये 1 to 7 जो पॉइंट्स है आपको नंबर के साथ याद रखना है, वही पॉइंट्स यहाँ रिपीट होंगे. मैंने आपको बताया था कि 6th पॉइंट जो है इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यूज की सबसे कम इफेक्ट होनी चाहिए, वो उसका डीमेरिट है मीन का. बाकी सब मेरिट में आएंगे, देख लो पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं.
वैसे हमने डिस्कस कर लिया आगे वाले क्वेश्चन में। इट इज रिगिडली डिफाइंड, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सेकेंड पॉइंट। सिंपल टू कंप्यूट, थर्ड पॉइंट। इट इज बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस, फोर्थ पॉइंट। मैंने बोला था नंबर के साथ याद रखना, तो जो नंबर है ना वो नंबर बाजू में लिख रहा हूं। इट इज बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा, फोर्थ पॉइंट था। इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये 5 नंबर का पॉइंट था। देन इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, ये 7वां पॉइंट था। इसका मतलब छठा डीमेरिट में गया, ये 7 नंबर का पॉइंट। सॉरी, ये कहां से बता रहे? अरे भाई, इसके पहले जो डिस्कस किया ना वो क्वेश्चन बता रहा हूं। उसमें 1 2 3 4 5 और 7 नंबर मीन के मेरिट में लिखना है, बस इतना। 6 पॉइंट कहां लिखना है? तो डीमेरिट में लिखना है। देखो यहां लिखा इट इज वेरी मच, वहां लिस्ट था, लिस्ट એટલે ઓછામાં ઓછું, तो लिस्ट का ऑपोजिट किया। मेरिट में नहीं लिखना है, डीमेरिट में लिखना है, इसलिए ऑपोजिट किया। लिस्ट का लिस्ट એટલે ઓછામાં ઓછું, तो અહીંયા વધારેમાં વધારે એટલે वेरी मच। ओके, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो ये हमारा 6 पॉइंट है। ठीक है, समझ गए? 1 2 3 4 5 एंड 7 मेरिट में लिखना है और 6 पॉइंट डीमेरिट में लिखना है। डीमेरिट में लिखना है इसलिए ऑपोजिट करके लिखना है। लिस्ट अफेक्टेड था, उसकी जगह पे हम लिखेंगे वेरी मच अफेक्टेड। अंडरस्टैंड? समझण पड़े छे? ओके ओके, चलो देखो आगे। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द क्लासेस आर ओपन एंडेड। देखो क्लासेस कैसे दिए? ओपन एंडेड, तो हम मीन फाइंड नहीं कर सकेंगे। सर ये कैसा? फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्लासेस दिए लेस देन 20, चलो 20 से कम, 20 to 80, 80 to 100, 100 एंड मोर। तो ये जो क्लासेस हुए ये ओपन एंडेड क्लासेस कहलाएंगे। पहले में लेस देन दिया है, लास्ट में मोर देन दिया है, तो यहां मिड वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। चलो 20 to 80, यहां मिड वैल्यू मिल जाएगी मुझे। 20 + 80, 100 का हाफ किया 50 मिला। 100 80 180 का हाफ किया 90 मिला। लेकिन यहां पे मिड वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मिड वैल्यू नहीं मिलेगी तो मीडियन भी फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए मीन का डीमेरिट हुआ। ये कौन सा डीमेरिट हुआ? अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द क्लासेस आर ओपन एंडेड। खुला छेड़ावाળા વર્ગો આપેલા હશે ને બેટા, તો આપણે मीन શોધી શકીએ નહીં। याद रखो, मैंने बताया था ओपन एंडेड क्लासेस के लिए 2 मेजर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से 2 मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड हम कैलकुलेट कर सकेंगे, मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन એટલે निरीक्षण। इंस्पेक्शन करने से मीन नहीं मिलता है, मोड मिल जाता है। सर कैसे भाई बताओ? चलो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए 1 2 2 2 5 3, तो आप फट से बता देंगे कि मोड कितना है भाई 2। सिर्फ देखने से मिल जाता है। मीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मीन के लिए तो मुझे कंपलसरी ये सबका समेशन करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। तो बाय इंस्पेक्शन मीन नहीं मिल सकता। निरीक्षण करवाથી मीन મળતું નથી, कैलकुलेट કરવું પડે। अंडरस्टैंड? देखो ये रहा, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने से निरीक्षण करवाથી मीन મળતું નથી। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली એટલે આલેખની રીતે, આલેખની રીતે મેળવી શકાતું નથી। तो ग्राफिकली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो ग्राफिकली हम, याद रखना, ग्राफिकली हम कोई भी पोजिशनल एवरेज फाइंड कर सकते हैं। कौन सी पोजिशनल एवरेज थी? मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब हम ग्राफिकली आलेखनी रीते फाइंड કરી શકીએ। बट मीन આપણે ग्राफिकली फाइंड કરી सकता નથી। समझिए क्या? सर वो कैसे फाइंड करते हैं? वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन ग्राफ आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन,
मोड, ये सब ग्राफिकली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो। इट कैन नॉट कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा એટલે ગુણાત્મક માહિતી। क्वालिटेटिव डेटा दिया होगा तो हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव डेटा दिया है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बोलो। एमसीक्यू के अंदर भी आ गया, इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट, विद्यार्थियों होशियारी। तो इंटेलिजेंस क्वालिटी ऐसा बताया था मैंने, इंटेलिजेंस क्वालिटी होशियारी गुणवत्ता कहवाय एंड मीडियन फाइंड कर सके आप। क्या फाइंड कर सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा में, मीडियन। मीन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये मीन का डीमेरिट हुआ। एएम कैन नॉट कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। एएम कैन नॉट बी ऑब्टेन इफ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग और लॉस्ट। ખૂટતું હોય, कोई अवलोकन ખૂટતું હોય ने बेटा तो આપણે मीन फाइंड ना कर सकिए। चलो आप मुझे बताओ, चलो यहां हमको दिया है 11, 12, 15, x 29। अब आपके पास कोई मेथड है इसका एक्स बार फाइंड कर सकते हो? हाँ, नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि एक्स बार दिया हुआ है तो मैं एक्स फाइंड कर सकूंगा, लेकिन एक्स नहीं दिया है तो एक्स बार फाइंड कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे बेटा। क्यों? कि एक्स बार के अंदर क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, बड़ा अवलोकनों सरवाळो। अभी एक्स का वैल्यू कितना है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे एक्स बार फाइंड कर सकूंगा? नहीं कर सकते ना। ठीक है बेटा, चलो। तो ये आज हमने मीन के मेरिट और डीमेरिट भी देख लिए। मेरिट के अंदर कौन से पॉइंट्स है, तो जो रिक्विजीज ऑफ आइडियल एवरेज था, रिक्विजीज ऑफ गुड एवरेज था, उसके अंदर से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 नंबर मीन के मेरिट में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7। 6th नंबर डीमेरिट में जाएगा। डीमेरिट के लिए उसको ऑपोजिट करना है, लिस्ट था उसकी जगह पे वेरी मच लिखा, ये रहा। ठीक है, और 5 पॉइंट एक्स्ट्रा है। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट कैलकुलेटेड इफ क्लासेस आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्लासेस दिए होंगे तो हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। देन इट कैन नॉट डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन से मीन नहीं मिल सकता है। Then it cannot located graphically, ग्राफ से हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। फिर AM कैन नॉट कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा दिया है तो हम AM फाइंड नहीं कर सकेंगे, क्वालिटेटिव डेटा के लिए सिर्फ मीडियन फाइंड कर सकेंगे। Then AM कैन नॉट ऑब्टेन इफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग और लॉस्ट। कोई ऑब्जर्वेशन ની વેલ્યુ આપેલી નથી તો આપણે મીન શોધી શકીશું નહીં। તો આજ हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, रिक्विजीज ऑफ आइडियल एवरेज एंड मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन। बीच के जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 थे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये तीनों क्वेश्चन हमने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर रनिंग लेक्चर में डिस्कस कर दिए, इसलिए ये फिर से डिस्कस नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट IMP है, वो भी आप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बाय एवरीवन।